हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग द ट्रायल ऑफ देदन कीमती को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द ट्रायल ऑफ देदन कीमती गुगी व थियोंगोस एंड मिसार मुगो के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो देदान कीमती है। तो सबसे पहले ये जो नॉवेल लिखा गया है, ये ना तो वेस्टर्न प्ले से ट्रेडिशनल वेस्टर्न प्लेस है, ये एक मूवमेंट के इम्पेरियलिज्म के ऊपर लिखा गया है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। इनके जो राइटर्स थे वो इस प्ले को 1971 में पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब इस इम्पेरियलिज्म के बारे में जब जानने की कोशिश की, तब जाके राइटर्स जो है 1971 में इस प्ले को लिखे, और उसके बाद वो इम्पेरियलिज्म के बारे में भी अच्छे से उस पे स्टडी करके तब जाकर उस प्ले को लिख के उसको पब्लिश्ड किया। सो द ऑथर्स इसमें जो है वियतनाम में जो माओ मूवमेंट हुआ था, उसमें वो भी एक टॉपिक है जो इसमें डिस्कस किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अदर जो प्ले है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न प्ले, जैसा कि हम लोग हाफवे हाउस ये सब पढ़े हैं, तो वो बिल्कुल इससे हटकर है वो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्ले हो गया। सो इसमें सबसे पहले क्या है, इस प्ले में क्या है, द ओपनिंग ऑफ द प्ले ओपन होता है वाइट जज के थ्रू, जहाँ सॉ हेंडरसन जो है वो जज रहते हैं, वो यूरोपियन जज है। और ये प्ले जो स्टार्ट होता है वो देदन कीमती जो है वो एक मूवमेंट छेड़ते हैं, और उसी मूवमेंट में देदन कीमती को जेल हो जाती है, और उसके लिए उसे जेल से रिहा करने के लिए बहुत सारा बैठक होता है, जहाँ पे कि ये जो है अफ्रीकन पीपल को जो है ब्रिटिश यूरोपियन पीपल जो है वो अपना राज जमाना चाहते थे। जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, उसी तरह केनिया पीपल के साथ जो है यूरोपियंस अपना वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, और देदन कीमती जो थे वो ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, इस वजह से उन्हें जेल हुई थी। तो हम लोग आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग ऑफ द प्ले स्टार्ट होता है द ओपनिंग से। द प्ले स्टार्ट्स विद द ओपनिंग। द स्टेज इंस्ट्रक्शन इन द ओपनिंग द वेन्यू ऑफ द एक्शन इज अ कोर्ट रूम। प्ले स्टार्ट होता है कोर्ट रूम से, कोर्ट से ये प्ले स्टार्ट होता है। अ वाइट जज इज प्रिसाइडिंग। वाइट जज सॉ हेंडरसन जो है यूरोपियन पीपल रहते हैं, और वो अफ्रीकन कोर्ट में जज बनकर बैठे हुए हैं। एक वहाँ पर कोर्ट रूम में अफ्रीकन एक क्लर्क है जो कि और यूरोपियन पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम वेटनिया है, जो कि देदन कीमती को लेकर आता है। सो यूरोपियन पुलिस ऑफिसर वेटनिया और 2 अफ्रीकन जो रहते हैं, केनिया अफ्रीकन राइफल सोल्जर्स रहते हैं। सोल्जर्स जो रहते हैं जो केनिया पीपल रहते हैं, हु आर हेवली आर्म्ड, बहुत सारे उस आर्म से वो पूरे उनका बॉडी भारी है। द ब्लैक्स हैव बीन, ब्लैक पीपल जो थे केनिया के जो पीपल थे, उन्हें कोर्ट रूम में जो है खरदरा बेंच, जो खराब बेंच है, उस तरफ बैठाया गया है, और क्योंकि वो उसे अछूत मानते हैं वाइट पीपल, और वाइट्स जो भी पीपल है उन्हें बहुत ही अच्छी गद्देदार सीट मिली है अपोजिट साइड में, और दोनों के जो बैठे हैं कोर्ट रूम में, दोनों में बहुत सारा गैप है, गैप बिटवीन देयर रिलेशनशिप, देयर माइंड, एवरीथिंग। ओके। द जज एड्रेस द पर्सन इन द डॉक। उसके बाद सॉ हेंडरसन जो है वो
कोर्ट रूम में जो भी ये है पर्सन को एड्रेस जिसके खिलाफ ये हो रहा है, सुनवाई हो रहा है, उसे बुलाया जाता है। तब देदन कीमती आते हैं। देदन कीमती के पिताजी का नाम है वाइचुरी। वाइचुरी इज हिज फादर। उन्हें बुलाया जाता है नाम पुकार करके। द जज जो है उसके बाद जो भी देदन कीमती पे चार्ज लगे हुए रहते हैं उसे सुनाते हैं पढ़ करके। देदन कीमती फाउंड इन पोजीशन ऑफ ए फायर अलार्म नेमली अ रिवॉल्वर एंड लाइसेंस। उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बिना लाइसेंस के एक रिवॉल्वर कैरी कर रहे थे, जिसे उन्हें पेनल्टी 89 कोड नंबर पेनल्टी पे उन्हें उनके ऊपर रेगुलेट किया जाता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी सजा जो है वो एक हत्या है। और ये सब आप लास्ट में जानेंगे कि देदन कीमती पे जो भी चार्ज लगाया गया था ये सब झूठ था। देन जो जज है वो सॉ हेंडरसन कीमती से पूछते हैं कि आर यू गिल्ट और नॉट, क्या तुम अपने अपनी सजा के लिए तुम माफी मांगना चाहते हो। और देदन कीमती जो है वो कुछ भी नहीं बोले। ही कीप साइलेंस। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया और जज को जो है गुस्सा आ गया और फिर से वो जो है उसके चार्ज को फिर से सॉ हेंडरसन रिपीट करते हैं, देदन कीमती को सुनाते हैं गुस्से में, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता है। और उसके बाद जो है प्ले जो है यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि जज गुस्सा हो जाते हैं और वो बस ये जो भी पुलिस इंचार्ज रहते हैं सबको कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से जाओ और जाकर जेल में इसे अच्छे से सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसके बाद जो है प्ले यहीं पे ओपनिंग मोड जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसका फर्स्ट मूवमेंट में पहले ये बता दूं, इस प्ले में जो है टोटल 3 मूवमेंट्स है। फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट में जो है 4 फेज है। सेकंड मूवमेंट में 3 ट्रायल होगा और उसके बाद लास्ट सिंगल थर्ड मूवमेंट। लेकिन ये सारे फेज ट्रायल को मिला करके इस सारे मूवमेंट का टर्म दिया गया सिंगल मूवमेंट। अब ये सिंगल मूवमेंट ऑथर ने क्यों दिया है, इस पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई द प्ले क्लेम टू बी अ सिंगल मूवमेंट। तो प्ले हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मूवमेंट। ऑथर्स ने क्लेम किया कि ये प्ले जो है डिवाइड होगा 3 मूवमेंट में, बट इट क्लेम्ड एज अ द पर्सन व्यूड इट एज अ सिंगल मूवमेंट, क्योंकि ये सारा जो मूवमेंट है ये देदन कीमती के ऊपर ही है और ऑथर्स ने ये सारे फेजेस को एक सिंगल मूवमेंट में दिया है। क्योंकि ये सारा जो भी कोर्ट में ये हो रहा था तो ये फेज में ट्रायल में बट रहा था, तो ये सब मिलाकर एक जब ऑथर्स ने इसे लिखा तो वो एक सिंगल मूवमेंट में लिखा है, तो इसलिए हम इसे सिंगल मूवमेंट क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले जो केनियन पीपल थे वो जोर जोर से नगाड़े बजा रहे थे और अपना जो उनका जो भी फ्रीडम सॉन्ग है वो वहाँ के लोग गा रहे थे, क्योंकि देदन कीमती जो है उनके लिए लड़ाई कर रहे स्टैंड लिए थे। इस वजह से वहाँ के पीपल खुश थे देदन कीमती के स्टैंड से, बट उन्हें डर भी था कि क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम लोग इन यूरोपियंस के से आज़ाद हो पाएंगे। The authors give direction that the voice of peasant combine aggression with firmness। वो लोग चाहते थे कि शांति से सब कुछ निपट जाए, देदन कीमती को कोई भी सजा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। हाँ, उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज में पहले तो लोग
बहुत ही खुश थे। पीसेंट लोग वहाँ के भी जो थे वो ज़ोर-ज़ोर से गाने गा रहे थे और उनका जो चेहरे की चमक थी, उनके घरों में रोशनी भर गई थी और वो फ्रीडम सॉन्ग्स गा रहे थे। और जो भी ब्लैक मेन्स का हिस्ट्री प्रेज़ेंट हो रहा था स्टेज में, उन लोगों में पहले इतनी हिम्मत ना थी, लेकिन देदन कीमती की वजह से उनमें हिम्मत आई और वो स्टेज प्रेज़ेंट कर रहे थे। उसके बाद सेकंड फेज़ में जो है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैन एंड वुमेन, वो सभी एक साथ होकर खड़े थे और एक चेन बना के एक दूसरे के साथ खड़े थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। थर्ड फेज़ में labor's force of black toiling a plantation under the supervision of cruel ruthless black overseer, और जो भी ब्लैक्स पीपल के साथ जो भी वाइट पीपल थे वो लोग बुरा बर्ताव करते थे, उससे भी वो लोग ओवरकम करने के ताकत एक दूसरे में ला रहे थे कि अभी हमें बहुत आगे तक लड़ाई लड़नी है, हम सभी को हिम्मत बांध के रखना होगा ताकि हम इस सिचुएशन से, इस दरिंदगी भरी ज़िंदगी से अपने आप को किसी के गुलाम न बनकर अपना लाइफ को अच्छे से जी पाए। हमें ओवरकम करना होगा इस फेज़ को। और द लास्ट फोर्थ फेज़ में एंग्री प्रोसेशन ऑफ डिफिशिएंट ब्लैक, जो भी ब्लैक पीपल जो थे उनका स्लोगन्स और सॉन्ग्स जो है वो आज़ादी की तरफ एक बढ़ रहा था, लेकिन जो सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे वो जो है जो बहुत सालों से चला आ रहा था, वो जो है ब्लैक के स्ट्रगल का फ्री होने का चेन मूवमेंट था। और इस मूवमेंट में जो था माओ स्ट्रगल जो चल रहा था, इस वजह से जो था यूरोपियन पीपल डर गए थे कि ये देदान कीमती पता नहीं कौन सा एक्ट क्रिएट कर दे, और वो लोग अंदर अंदर डरे हुए भी थे, लेकिन वो अपने आप को यूरोपियन पीपल जो है वो सोच रहे थे कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में अगर ये ब्लैक पीपल चले गए तो देदान कीमती को फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद सेकंड मूवमेंट जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो यहाँ तक ये पीपल एक चेन बना के अपना स्ट्रगल किए। उसके बाद वहाँ पे एक अनदर सीन है जहाँ पे एक औरत जो कि वो भी बहुत बड़ी देशभक्त थी, वो अराउंड 30-40 के एज की होगी, अप्रॉक्स मानिए 35 to 40 एज की होगी, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी और बच्चे की माँ भी थी। और वो जो है बहुत ही सिंप्लिसिटी से भरी हुई थी और देशभक्त थी, जैसे देदान कीमती देशभक्त थे और सभी के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी चाहती थी कि ये हक की लड़ाई हम सब जीते, और वो देदान कीमती की हेल्प करना चाहती थी। शी इज़ अ फाइटर, और वो चाहती थी कि वाइट सोल्जर से देदान कीमती को बचाया जाए, और वो खुद में सोच रही थी किस तरह मैं देदान कीमती का मदद करूं। तो वो बास्केट में जो है ऑरेंजेस भरकर ले जाती है जेल के रास्ते, जहाँ पर देदान कीमती को रखा गया है। और वहीं पे एक सोल्जर है, एक सोल्जर तो केनिया के पीपल थे और एक जो थे वो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन पीपल हैं। तो पहला जो सोल्जर है वो उसे देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कह देता है कि तुम जो चाह रही हो, तुम जो स्टेप ले रही हो, वो स्टेप से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ये काम मत करो, तुम देदान कीमती की हेल्प नहीं कर पाओगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फोर्स मिलिट्रीज हैं, सो यू गो बैक। बट वो लेडी कहाँ मानने वाली थी, और उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स अपनाऊंगी और अपने जो लीडर हैं देदान कीमती, उनकी हेल्प ज़रूर करूंगी।
तब तक में दूसरा सोल्जर जो है, यूरोपियन सोल्जर, वाइट पीपल जो रहता है, वो लेडी को देखता है और उस पे वल्गर कमेंट भी करता है। और उसके बाद जब वो भूखा था, दिन रात सुबह से भूखा था, और उसने सोचा कि अभी तो कितनी लड़ाइयाँ भी करनी है, कहीं जंग छिड़ जाएगा तो मैं भूखे प्यासे क्या जंग लड़ पाऊंगा। और वो जो है बास्केट में फ्रूट्स को देखता है और उसमें से एक बनाना उठाकर खाने लगता है, और सोचता है कि मैं इसके ही फ्रूट्स खा के रात भर की ड्यूटी को कर लूँगा। और उसके बाद वो ये खाने के केले को खाने के बाद, और उसके बाद देखता है कि लेडी के पास एक ब्रेड है, और वो खुश हो जाता है, कहता है आज तो मेरे रात के खाने का इंतज़ाम हो चुका है, और मैं इस ब्रेड और केले को खा कर के मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन वो लेडी एक प्लान रचती है ताकि वो देदन कीमती की हेल्प कर पाए, और लेकिन उसका प्लान उस टाइम फेल हो जाता है। और जब देखती है कि वो ब्रेड ले करके खाने ही जा रहा है, तब लेडी नीचे पैर उसका पकड़ लेती है बैठकर, और कहती है ये आप मत खाइए ब्रेड, ये मेरे भूखे बच्चों के लिए है। और उसके बाद जो है फर्स्ट जो सोल्जर रहता है वो उसे इशारा करता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन सेकंड सोल्जर उसे जाने नहीं देता है। लेकिन अचानक से कहीं से हल्ले गुल्ले की आवाज़ आती है, और वो उसका ब्रेड को इसी तरह नीचे गिराकर वो सोल्जर चला जाता है, और वो लेडी जो है जल्दी से वो ब्रेड को उठा के वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। उसके बाद जो है दो सोल्जर्स जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं मामा मूवमेंट को लेके, और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए देदान कीमती को कोस रहा है कि ये देदान कीमती से की वजह से ये पूरा तहलका मच गया है, और यहाँ के जो इनोसेंट विलेजर्स है वो भी हैरेस हो रहे हैं। और ये मूवमेंट तभी खत्म होगा जब ये कीमती शांति से बैठेगा और कोर्ट में ये किसी से ढंग से बातचीत करे, तब ये केस खत्म हो। लेकिन देदान कीमती को तो हक की लड़ाई करनी थी, तो वो ऐसा नहीं होने दे रहा था। लेकिन दूसरा सोल्जर कह रहा था कि लगता है कि केमेते को फांसी हो जाएगी। हाँ, और वो कोई भी लड़ाई अपने देश के लिए नहीं लड़ पाएगा। तो फर्स्ट सोल्जर कहता है वेल टाइम विल टेल व्हाट हैपेंड, और उसके बाद इन दोनों में बातें होती हैं। उसके बाद जो लेडी रहती है वो परेशान रहती है कि किस तरह देदान कीमती का हेल्प किया जाए, उसे समझ में नहीं आता है। उसके बाद जब वो घर आती है, उसके बाद वो सोचती है कि किसी बच्चे को ही एक मुहैया बना के देदान कीमती की हेल्प के लिए मैं भेज सकती हूँ। मैं खुद तो वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन मैं उसे भेज सकती हूँ। उसके बाद वो ब्रेड में जो है गन को रैप करती है, और उसके बाद वो ऐसे इंसान के तलाश में रहती है जो उसी की तरह देशभक्त हो और उसकी बातों को समझ सके कि वो क्यों देदान कीमती क्या हेल्प करना चाहती है। तभी वो ब्रेड को रैप करती है और डिसाइड करती है कि आज मैं एक फ्रूट सेलर को ढूंढ के रहूंगी। और उसके बाद एक उसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची नज़र आती है, और वो उस बच्ची को पकड़ती है और देखती है कि वो जो है अपने पैसे कमाने के लिए वो जो है एक करतब दिखा रही है। और ओमेन जो है वो उस लड़की का हाथ को तुरंत पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन वहीं पे एक लड़का उसका करतब देख रहा रहता है, और वो लड़का गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे अपना जो वो
नाटक रंगमंच पे दिखा रही थी, वो तुम बिना कंप्लीट किए तुम हट गई, तो मुझे मेरे पैसे वापस दो। और वो लेडी जो है उसे गुस्से से कहती है, तुम क्या यू आर अ ओमेन सन, क्या तुम एक औरत के बच्चे हो? आई हैव माइंड टू wring your neck running about and fighting like when screeners armies jeeps are over neary. Where is your heart? Can't you see that you are big enough that you can easily be taken to Manyani? What has she done? ओमेन जो है बॉय से कहती है कि तुम देख नहीं रहे हो, ये भी एक छोटी सी बच्ची है। और वो नैरो बाई से इट वाज वो नैरो बाई में थी, और वो बॉयज़ और गर्ल्स को कहती है कि तुम लोग इधर-उधर जो भटकते हो, मैं तुम्हें भटक कर जो खाना खाते हो, मैं तुम्हें पैसे दूँगी ताकि तुम खा सको, तो मैं तुम्हें ब्रेड भी दूँगी। और उसके बाद वो जो है लेडी उसकी मदद करना चाहती है और साथ में अपना काम भी निकलवाना चाहती है, और बॉयज़ गर्ल जो है वो राज़ी हो जाता है। लेकिन बॉयज़ कहता है, हम तुम्हारी क्यों मदद करेंगे? वो कहती है, मुझे देदान कीमती के लिए मदद चाहिए, खुद के लिए नहीं चाहिए। और बॉयज़ और गर्ल तभी उस लेडी से, वोमेन से पूछता है कि हम क्यों उनकी मदद को करें, वो कौन है? तब वो कहती है, ये जो हम कूड़े कचड़े से खाना निकाल कर खा रहे हैं, अगर हम देदान कीमती हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, हमारी अच्छी लाइफ के लिए, हम लोग लैंड होने के बावजूद भी लैंडलेस जिंदगी जी रहे हैं, हमारा सब कुछ है, आवर ओन फूड, हमारा खुद का खाना जो इंग्लिश पीपल फेंक देते हैं, उस कचड़े से उठा के हम खाते हैं। हमारा जो ज़मीन है, हक की ज़मीन में हम खुद शांति से रह भी नहीं सकते हैं। हमारा जो जंगल है जहाँ पे हमने पेड़ उगाए, वो लकड़ियाँ काट कर हम नहीं रख सकते, हम उससे खाना नहीं बना सकते। ये सब हमारा हक तो सारे जो इंग्लिश पीपल है वो छीन रहे हैं, और उसी हक के लिए कीमती जो है हमारे लिए वो लड़ाई कर रहा है, तो क्या हम यूनाइट होकर उसकी हेल्प नहीं कर सकते? और तभी वो बॉय जो है कहता है कि मेरे पिताजी भी नेरी में लैंड होने के बावजूद लैंडलेस हो गए, और उनकी एक्सीडेंट में एक मशीन से एक्सीडेंट होके उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद बॉय और गर्ल जो है राज़ी हो जाते हैं उस वोमेन की हेल्प करने के लिए। उसके बाद सेकंड मूवमेंट में है थ्री ट्रायल्स। तो सेकंड मूवमेंट स्टार्ट होता है कोर्ट रूम से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिग क्राउड is gathered outside the court. ओमेन नाउ डिस्गाइज्ड एज अ मैन इन अ रेड शर्ट। उसके बाद ओमेन जो है फिर से बास्केट में ऑरेंजेस लेके कोर्ट रूम तक जाती है। उसके बाद अंदर का जो सीन है वो पूरा तरह से चेंज हो जाता है। वाइट इंटर्स ओमेन ड्रेस्ड फॉर इट शो, वहाँ पर जो है साउ हेंडरसन इंटर करते हैं, और प्रिजनर देदन कीमती को जो है पूरा हाथ पैर बांध करके, पूरा सिक्कड़ जो होता है पूरा चेन से बांध के उसे घसीटते हुए लेकर आया जाता है कोर्ट रूम में। और उसके बाद जो है हेवी गार्ड से, उनके चारों तरफ हेवी गार्ड थे, और उनके हाथ पैर जो है हेवी चेन से बंधे हुए थे। उसके जज रीड्स आउट द चार्ज अगेंस्ट किमाती, फिर से उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ रहता है उसे रीड करते हैं शॉ हेंडरसन, जो की जज हैं वहाँ के। देदन कीमती सन ऑफ वाईचूरी एलियास प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल of no fixed address, you are charged that on the night of Sunday, October the 21st, 1956, at Neary district, you were found a possession of firearm, namely a revolver without a license, contrary a section of 89 of the Penal Code, which is
इमरजेंसी रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, गिल्टी और नॉट गिल्टी। फिर से मैंने रिपीट किया इस पैरा को, जो फर्स्ट ओपनिंग में जो जज ने रिपीट किया था उसी को फिर से जो है शॉ हेंडरसन रिपीट करते हैं। इस बार भी कीमती क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप रहते हैं। जज फिर से गुस्सा जाता है और उसे वार्न करता है कि मैं इस बार रिपीट नहीं करूंगा। तुम क्या समझ रहे हो खुद को? तुम यहाँ पर कोर्ट रूम में मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। और वो गुस्सा कर कहते हैं कि इसकी सजा सिर्फ तुम्हारी मौत है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद कीमती कहते हैं कि ये आप सज़ा मुझे कैसे दे सकते हैं? आप तो खुद दूसरे कंट्री के लोग हैं, आप मुझे सज़ा देने वाले कौन होते हैं? और उसके बाद कीमती कहता है कि आप लोग सज़ा देने वाले कौन हैं? हम लोग ऐसे लोग हैं जो कभी हम लोग एक चाय की पत्ती भी बिना ये किए नहीं तोड़ते हैं। हमारा ही सब कुछ है, चाय का बागान, कॉफ़ी बीन्स सब कुछ है और आप लोग हमारे ही हक की खा रहे हैं। और आप हमें सज़ा तब देते हैं जब हमारे कंट्री के लोग, जब केनियन पीपल, ब्लैक पीपल जो है आपकी मदद नहीं करते हैं। आपके बच्चे को संभालने के लिए हमारे ब्लैक पीपल आया नहीं बनती है। आपके घर में कोई बच्चा आपके घर की साफ सफाई, गार्डनिंग करने के लिए आपके चारों ओर नहीं गिड़गिड़ाता है। हमारा रिक्शा वाला अगर आपके लोगों को नहीं कैरी करता है तो आप उसे सीधा मौत की सज़ा देते हैं। तो आप मुझे जस्टिस सिखाएंगे? उसके बाद द फर्स्ट ट्रायल कम्स टू द नेक्स्ट। उसके बाद फर्स्ट ट्रायल, सेकंड मूवमेंट का फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट होता है। जज सॉ हेंडरसन कम टू द सेल। उसके बाद वो सेल में आते हैं और कीमती से कहते हैं कि कीमती को जो है बात करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को भेजते हैं कि किसी तरह ये समझ जाए और जो है अपनी गुनाह को कबूल कर ले। लेकिन कीमती भी कहाँ मानने वाले थे। कीमती को जो है ब्रिटिशर्स कहते हैं कि तुम एक नई वॉर को छेड़ रहे हो और तुम ये वॉर कभी भी नहीं जीत पाओगे। उसके सेकंड ट्रायल में कीमती अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता है और वो अपनी दादी माँ जो कि देख नहीं पाती थी, वो कहता है कि मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है और सिखाई है कि मैं केनियन पीपल के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ही रिकॉल्स, और वो अपने माइंड में केनिया के जो डांस है, उनका जो फ्रीडम डांस रहता था, वो उसे रिमाइंड करता है। और वो कहता है कि मैं जब डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं यहाँ के लिए, पीपल के लिए फाइट करूँगा और मेरे सारे जो भी केनियन पीपल है वो सब मेरे साथ खड़े होंगे। एक दिन ऐसा आएगा सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। और वो चाहता था कि जो भी केनियन पीपल अफेक्ट हैं, लाइफ में बहुत दुख दर्द को झेल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, सभी के घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो इस गरीबी को ख़त्म करना चाहता है। और तभी शॉ हेंडरसन जो है उसके पास एक बहुत ही नामी बिजनेसमैन को भेजते हैं, जिसमें कि वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम अपने चार्ज को ये कर दो, अपना सज़ा कबूल कर लो और उसके बाद तुम्हें जो है कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। तुम बस माफ़ी मांग लो। और
उसके बाद तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन कीमती कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तब बिजनेसमैन कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम जो है हमारे साथ हाथ मिला लो। हाँ, तुम्हारे पास पैसों की बरसात होने लगेगी। तो कीमती कहता है, मैं क्या करूँगा इस ऐसे पैसे का। तो वो कहता है, तुम्हें जो भी डेवलपमेंट करना होगा तुम उस पैसे से कर लेना, लेकिन तुम अभी माफ़ी मांग लो और जेल से रिहा हो जाओ, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उसके बाद वो नहीं मानता है, वो अपने जो भी अपना वो कायम रहता है अपनी बातों पे, कीमती देदन कीमती। उसके बाद कीमती को जो है पीजेंट भेजते हैं, पंडित जी भेजते हैं, ताकि वो जो है प्रीस्ट भेजा जाता है कि वो चर्च बनाएंगे वहाँ पे, ऐसे कि तुम मुझे चर्च बनाने के लिए ये दो तो तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। लेकिन कीमती जो है अपनी बातों पे अडिग रहता है और वो किसी की बात को नहीं सुनता है। उसके बाद थर्ड ट्रायल में होता है, सीन चेंज होता है और बिजनेसमैन के बाद प्रीस्ट आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं और पॉलिटिशियन कहते हैं उसके कि तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, बट प्रोविंस बाय प्रोविंस कीमती रिजेक्ट्स हिज व्यू एंड टर्म देम न्यू स्लीप्स। और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ केनिया पीपल के लिए आज़ादी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद द सीन शिफ्ट्स टू केमाती सेल जज सॉ हेंडरसन इज सीन विजिटिंग हिम एंड आस्किंग हिम टू स्टॉप ड्रीमिंग एंड गेट अवेयर अबाउट द रियलिटी। और सॉ हेंडरसन उसे कहते हैं, ज़्यादा सपने मत देखो, तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला है, तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं हो सकता, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो कहते हैं, व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम मी, सेल ऑफ आवर पीपल, लैंड सेल ऑफ माय सोल, फॉर अ बैज ऑफ किंग जॉर्ज इज द क्वीन। कीमती कहते हैं, सॉ हेंडरसन ट्रेटर विद पीपल्स लाइफ, यस, सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर ऑफ आवर पीपल। और उसके बाद कीमती की इन बातों को सुनकर जो है हेंडरसन डर जाते हैं और वो कीमती को के ऊपर हाथ उठा देते हैं और वो ऑर्डर देते हैं बैटनिया को कि जाओ और इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करो कि ये बोलना बंद कर दे। और उसकी बातों से पूरा जो है कोर्ट रूम सेल सब दहल जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। उसके बाद थर्ड मूवमेंट लास्ट जो होता है, द थर्ड मूवमेंट सिर्फ नियर बाय गेट ऑफ द जेल हाउस। उसके बाद थर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट होता है जेल हाउस के गेट पे, जहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैक पीपल का पूरा भीड़ लग जाता है पूरा। और उसमें बॉय और जो लिटिल बॉय और गर्ल जो है, जो देदन कीमती की हेल्प करना चाहते हैं, वो जो है कीमती को देखने के बाद हेल्प करने के लिए वो लोग कीमती को ग्रीट करते हैं और वो खुद के साथ ब्रेड को कैरी किए हुए हैं उसे देने के लिए, लेकिन वो उस वक्त दे नहीं पाते हैं। और उसके बाद उन्हें भीड़ की वजह से वहाँ से हट जाना पड़ता है। और उसके बाद वो लेडी के पास आते हैं और वो कीमती को रेस्क्यू करने लगते हैं, उनका पूरा चेकिंग होता है। और उसके बाद जो है वो ट्रायल बेसिस पे जब मतलब देदान कीमती को लाया जाता है कोर्ट में, तो जो है गर्ल जो है वो कीमती के बारे में जानना चाहती है फिर से, और वो लेडी को कहती है, हु रियली इज दीदान कीमती। देन द वुमन सेज, लीडर ऑफ द लैंडलेस, लीडर ऑफ देम दैट टॉयल। और उसके बाद जो है वो कहती है, बच्चों तुम्हें नहीं पता, कीमती वुड डू मैनी थिंग्स, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, कर रहा है, और वो तब तक जब तक वो जिंदा है तब तक हमारे लिए अच्छा ही करेगा, वो इस जंग को जीत कर रहेगा।
The battle he waged in Mount Kenya, the Battle of Navisha. Yes, they sing the enemy aeroplanes he brought down with only a rifle. He was a wonderful teacher. वो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। और उसके बाद जो है बच्चे लोग जो है वो ठान लेते हैं कि हम किसी भी तरह जैसे भी होगा हम कीमती की हेल्प ज़रूर करेंगे। एट दिस मोमेंट कीमती इज इन्फॉर्म दैट द ऑफेंडर्स हैव रिस्पेक्ट टू दिस ही ऑर्डर्स शूट देम ऑन साइट। और उसके बाद जो है कीमती ऊपर से ऑर्डर आता है कि कीमती को शूट कर देना है। The scene now changes to the courtroom where कीमती is being tired. कीमती जो है थक चुका है कोर्ट रूम में। When the judge is reading the charge to कीमती, the woman enters the court. She is identified and arrested, changed and laid away. लेडी जो है उस वो पकड़ी हुई जाती है। यूरोपियन सोल्जर्स की जो है वो उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो देदन कीमती की हेल्प कर रही थी और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। सी सिंग द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम व्हेन सी इज टेकन अवे। जब उसे वहाँ से ले जाया जाता है तब वो फ्रीडम सॉन्ग जो है ब्लैक पीपल के अफ्रीकन पीपल के जो फ्रीडम सॉन्ग था वो उसे गाने लगती है, जिसे सुनकर बॉय गर्ल और वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब खड़े हो जाते हैं और जज और सब जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जज जो है कीमती को प्लीड कराता है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी। फिर से वो उसके क्राइम को डिक्टेट करके फिर पूछता है गिल्टी और नॉट गिल्टी। कीमती रिप्लाई इज टिपिकल ऑफ फ्रीडम फाइटर। वो बहुत फ्रीडम फाइटर्स की तरह जवाब देता है। इन द कोर्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म there has never and will never be justice for the people under imperialism. Justice is created through a revolutionary struggle against all the forces of imperialism. Our struggle must therefore continue. वो कहता है कि कोर्ट रूम में आज तक कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ हुआ भी है तो सिर्फ उन लोगों के साथ हुआ है जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, दमदार हैं। उनका उनके उनके अगेंस्ट कभी भी कोर्ट नहीं गया है और जो गरीब हैं उनके अगेंस्ट ही वो सज़ा मिली है। चाहे वो गलती करे या ना करे, अमीरों को कभी सज़ा नहीं होती है इस कोर्ट में। ये देदन कीमती जो है शॉर्ट वर्ड में अपना वो फ्रीडम फाइटर्स के इस पे टिपिकल वो अपना रिप्लाई कर दिया। उसके बाद वहाँ के सभी लोग जो है उस जजमेंट से हिल चुके थे और जज जो था वो कहता है यू आर सेंटेंस्ड बाय हैंगिंग। तुम ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें तो फांसी ही होगी। ये और ऑर्डर करता है कि इसके लिए फांसी के लिए रस्सी तैयार किया जाए। तभी जो छोटे बच्चे लड़के लड़कियां थे वो खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ में जो ब्रेड जो रैप किया हुआ था उसे खोलते हैं और उन्हें पता नहीं था पहले तो कि इसमें गन है और उसे खोलने के बाद वो गन निकालते हैं और कहते हैं से एट अ टाइम नॉट डेड। और जब वो तो ज़्यादा बातों को नहीं समझते हैं लेकिन जब जज देदन कीमती को मारने का जब ये कर देता है तब वो दो बच्चे जो है गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देदान कीमती कभी नहीं मर सकता और जो बंदूक वो तान देते हैं और सभी सन्न रह जाता है। पूरा कोर्ट रूम जो है सन्न रह जाता है और जज भी बहुत ज़्यादा मतलब भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक छोटे से बच्चे में इतना ज़्यादा देशभक्त। और वो भी अपना सीट को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है जितने भी सारे वहाँ पे ब्लैक पीपल थे, वर्कर्स, पीजेंट, सभी खड़े हो जाते हैं और सब एक साथ फ्रीडम सॉन्ग जो है थंडरसली वे में गाने लगते हैं। और जितने भी यूरोपियन सोल्जर्स थे, जज थे,
और जो भी ब्रिटिशर्स पीपल थे वो सभी वहाँ से कोर्ट रूम को खाली कर देते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर देदान कीमती की जो है जीत हो जाती है और वो जीत जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।